हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस का पेपर की डेट आ चुकी है। हमारा पेपर है 4 फरवरी से और उसी के लिए हमने पहले से ही एसएससी एमटीएस एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसी में जिसमें हम जीके के पीवाई की क्वेश्चन करवाते हैं जो भी एसएससी अपने पिछले एग्ज़ाम में पूछी हुई है। तो आज उसी की हमारी क्लास नंबर 9 है। तो अब इसको ये देख लेते हैं। इस सीरीज़ में हमारे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ताकि एमटीएस का जो एग्ज़ाम है हमारा 4 फरवरी से होने वाला है उसमें हमें फ़ायदा हो सके। हम अपना प्रश्न करवाएंगे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। किस संविधान में बजट दिया हुआ है बताइए। आर्टिकल 110, 112, 123 या 280 किस आर्टिकल में है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112। इसका आंसर देखते हैं। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार कन्फ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि बजट शब्द किस आर्टिकल में दिया हुआ है, लेकिन हमारे संविधान में बजट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया हुआ है और आर्टिकल 110 में है हमारा धन विधेयक जिसे बोलते हैं मनी बिल। आर्टिकल नंबर 123 संविधान की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 280 में तो आप सभी को पता होगा विथ फाइनेंस हमारा फाइनेंस कमीशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम्पी के खंडर, इसमें पूछ रहा है हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित हैं और ये किस साम्राज्य की राजधानी थी बताइए। हम्पी के खंडर कहाँ स्थित हैं और किस साम्राज्य की राजधानी थी ये। केरल या चेर, तमिलनाडु या चोल, कर्नाटक में है या विजयनगर की राजधानी थी, आंध्र प्रदेश या काकतीय साम्राज्य बताइए। हम्पी कहाँ पे है और ये किस साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी, इसका आंसर होगा हम्पी कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर देखते हैं इसका। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इसे विश्व धरोहर साइट में भी शामिल किया गया है। जी हम्पी की वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया महल में बनाया हुआ चित्र है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है बताइए। तिलहन से है, उर्वरक से है या मछली उत्पादन से है या रेशम से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, मत्स्य पालन से। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि भारत में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति शुरू की गई थी और हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति शुरू की गई थी खाद्यान्न के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए। पीली क्रांति शुरू की गई थी तिलहन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। और भूरी क्रांति जिसको शुरू किया गया था उर्वरक के लिए। रजत क्रांति जिसे अंडे के लिए शुरू किया गया था, रजत क्रांति को। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है बताइए। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है। ये 5 वर्ष में कराई जाती है, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में या 15 वर्ष में। ये तो शायद सभी को पता होगा। 10 वर्षों में करवाई जाती है जनगणना हर साल नहीं, 10 वर्षों के अंतराल। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1872 में और वो भी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और वहीं पे अगर नियमित जनगणना पूछे तो वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और हमारी आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में। आखिरी जनगणना थी ये हमारी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना आखिरी जनगणना थी। अभी स्टार्ट होएगी और आगे रिजल्ट आएगा उसका पता चल जाएगा, लेकिन अभी 2011 ही आखिरी पूछता है। ये हमारी 15वीं जनगणना थी, ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है
बताइए इसमें कौन सी पर्वतमाला है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? ये हिमालय, काराकोरम, पटकाई बुम या अरावली? बताइए। इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पटकाई बुम। पटकाई बुम पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। इसका आंसर देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पटकाई पर्वत श्रृंखला है भारत और म्यांमार की सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक जैसे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताइए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कहाँ पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। देख लेते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, जो आज भी मुंबई में ही है इसकी कैपिटल। और ये बताइए कि आरबीआई हमारा किस एक्ट से बना था? आरबीआई का कौन सा एक्ट आया था जिससे आरबीआई की स्थापना की गई थी? अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में किया जाता है मोहिनीअट्टम? बताइए जी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, कहाँ पे किया जाता है? ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में किया जाता है। ये नृत्य भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार लिया था उसकी कहानियों पर आधारित है। और ये केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। केरल में दो किए जाते हैं, पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। जी। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। ये हमने पिछली क्लास में भी करवाया था और जीएसटी की हमने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था मैंने। बताइए प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री या आरबीआई के गवर्नर, कौन होते हैं जीएसटी के अध्यक्ष? इसका आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। ये भी देखते हैं। जीएसटी का उल्लेख है 279A में। जीएसटी के तहत परिषद बनाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे वित्त मंत्री, जो कि अभी कौन है? निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किस श्रेणी में आती है? बताइए केटू किस श्रेणी में आती है? लद्दाख, काराकोरम, जास्कर या पीर पंजाल, किस श्रेणी में आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत काराकोरम रेंज में आती है। काराकोरम रेंज में है केटू। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए। ये खुद अकबर ने की थी, फैजी ने की थी, अबुल फजल ने की थी या बीरबल ने की थी? किसने की थी अकबरनामा की रचना? इसका आंसर होगा अबुल फजल ने की थी। आंसर देखते हैं। अबुल फजल ने इसे फारसी में लिखा था और इसके तीसरे भाग को ही आईने अकबरी भी कहते हैं। तीसरे भाग है उसको आईने अकबरी कहते हैं। 3 भागों में लिखी गई है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए। ये वर्मा कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकार या आयोग, बलवंत राय मेहता समिति? बताइए किस समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हमारे भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन
86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके द्वारा ही इसे 11 कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, इसमें होगा राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें होगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? ये औद्योगिक क्षेत्र में होती है, सेवा क्षेत्र में होती है, कृषि क्षेत्र में या आईटी क्षेत्र में? किस सेक्टर में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं और जिसकी उत्पादकता शून्य होती है। जैसे कि काम 2 लोगों का है, लगे 4 हों, तो उसे ही बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें से 2 लोगों का काम है, 2 तो ऐसे ही लगे हुए हैं ज़बरदस्ती, जिसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1930। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और इसे वापस कब लिया गया? इसे वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, जब 1922 में हुआ था। पुलिस स्टेशन को यूपी में है ये चौरी चौरा कांड यूपी में हुआ था, जहाँ पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? बताइए। ये अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या एल.एम. संघवी समिति या जे.वी.के.आर. राव समिति? कौन सी समिति है ये? ऑप्शन नंबर बी होगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1957 में इस समिति ने एक तो ग्राम स्तर पे दी थी, एक ब्लॉक स्तर पे, एक जिला स्तर पे, तीन परतों की सिफारिश की थी पंचायत में। एक हो नीचे होगा ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर पे पंचायत होंगी, ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? बताइए। रेड क्लिफ रेखा ये भारत चीन के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत अफगानिस्तान के बीच है या भारत और नेपाल के बीच है? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? रेड क्लिफ रेखा को रेड से याद रखो, क्योंकि रेड और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा आंखें लाल रहती हैं, तो रेड होती हैं। हम पाकिस्तान को देखते हैं, हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, तो रेड क्लिफ रेखा हो। भारत और चीन के बीच अगर पूछ ले तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को कैसे याद रखेंगे? इंडिया ने अभी कार्यक्रम चलाया है मेक इन इंडिया, तो हमें बाईपास करना मैकमोहन रेखा को, तो ऐसे याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। और ये अफ़गानिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है, ये ज़रूर बताइएगा। ये सबसे छोटी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है?
सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ऑप्शन बसी हो गया सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसके 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? या बेसिकली जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जनरल नेशनल प्राइस, एक ग्लोबल नेशनल प्रॉफिट, एक गवर्नमेंट नेट प्रोडक्ट। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और इसका हिंदी अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये होता क्या है? एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर नागरिकों द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है जीएनपी। और वहीं पे बताइएगा कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे ज्ञात करते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट, सुंदरवन या उत्तर पूर्वी हिमालय, राजस्थान। कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है और यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी वृक्ष, जिसके कारण ही इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। किसने नारा दिया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ही सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या प्रकाश वर्ष किससे मापी जाती है? इसका आंसर होगा डॉप्सन। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और ये किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति को। बताइए संविधान का रक्षक कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, केवल संसद को भी नहीं है जो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे माना जाता है? ये हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव। बताइए भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, सिटी ऑफ बेंगलोर को, जो कि आईटी और सॉफ्टवेयर हब है। आईटी और सॉफ्टवेयर का हब होने के कारण ही बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेस का नियम। ग्रेस का नियम किससे संबंधित है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ग्रेस का नियम किससे संबंधित है? ये मांग और पूर्ति से संबंधित है, मुद्रा का प्रचलन, विदेशी व्यापार या कराधान, टैक्सेशन। किससे संबंधित है ग्रेस का नियम? ग्रेस का नियम संबंधित है मुद्रा का प्रचलन। ये नियम बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश की स्थापना किसने की? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिजर खां। किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 में ही इसकी स्थापना की थी। और किसको मारकर की थी बताइएगा ये भी। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का निर्माण करवाया था।
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। ठीक है, कब बसाया था? इसका आंसर होगा 1510 में आगरा शहर बसाया था। तो ये आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी यूट्यूब चैनल जीएस विथ हेमंत पर, तो आप इस प्लेलिस्ट को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो की या जितने भी पीडीएफ हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये हमारे बायो में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो आप वहाँ से जीएस विथ हेमंत टेलीग्राम चैनल को। और ये हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस विथ हेमंत।